हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहला वीडियो जिसमें यूनिट का डिस्कशन किए थे, फिर एसआई यूनिट पढ़े, फिर डायमेंशन पढ़े और उसमें हम डायमेंशन में ये बताए थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी संख्या 7 थी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जिसकी संख्या 2 थी और फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री के बेस पर लिखा हुआ फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि हम कहे थे डिराइव्ड क्वांटिटी, उसकी संख्या लगभग 25 के आसपास थी, जिसको हम कहे कि बेसिक रूप से अगर याद करेंगे तो आगे जितने भी कंपटीशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के डायमेंशंस के प्रॉब्लम होंगे वो इजीली बन जाएगा। ठीक है ना। तो अभी डायमेंशन के उसी कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। ये भी डायमेंशन के अच्छे प्रॉब्लम के लिस्ट में आते हैं और लगभग कोई भी किताब आप बनाएं, एनसीईआरटी से लेकर कोई कंपटीशन की बुक बनाएं, बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनाएं, इसी तरह के क्वेश्चन की भरमार है। तो आप वैरायटी केवल देखिएगा, पहले जो आप याद कर चुके हैं और इसको जो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं जो प्रॉब्लम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कॉमन डायमेंशन जो एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसी को अभी इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग डायमेंशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। देखिए कांस्टेंट और कोफिशिएंट, और इसमें पहला कांस्टेंट लिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप जानते होंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक यूनिवर्सल लॉ है जो न्यूटन के द्वारा दिया गया कि अगर यूनिवर्स में कोई दो मास है तो वो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ दो मास दिए हुए हैं, आर डिस्टेंस पर है, इधर फोर्स लगा जितना ही फोर्स इधर भी लगेगा, और इसका न्यूटन साहब कॉन्सेप्ट दिए कि G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। पढ़े ना। फोर्स है, मास है, डिस्टेंस है, और ये जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। निकालना किसको है? आपको इक्वेशन किसको निकालना है? तो जी को निकालना है। और आपको जब भी पता होना चाहिए कि जैसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आपको निकालने को दे तो पहले दिमाग में ये जाना चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड कोई इक्वेशन आए। ज़रूरी नहीं है कि यही इक्वेशन आना है या यही एक्सप्रेशन आना है। कोई इक्वेशन आपके दिमाग में चल रहा हो जिसमें कि कैपिटल जी, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का उसमें यूज़ किया गया हो, तो उस इक्वेशन को लिखिए, देन वहाँ से आप डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम एक इक्वेशन बना दिए G(m1m2/r²। इस एक्सप्रेशन में जी को हम आइसोलेट कर लेते हैं, तो ये F(r²) बाई क्या आ जाएगा? m1m2। F(r²)/m1m2। अब कोई कहे कि जी का डायमेंशन क्या होगा, तो बड़ा आसान है। देखिए आप यहाँ से जी को बिग ब्रैकेट में डाल दिए, फोर्स का डायमेंशन याद कर चुके हैं, क्या लिखते हैं? mlt-2, और डिस्टेंस का क्या होता है? L2, और नीचे m1m2 है तो नो डाउट m और m हो जाएंगे, तो ये तो मास ही हैं। अभी कैलकुलेशन कहता है कि m-1 L3t-2, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हुआ। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को ऐसे आप लिख सकते हैं। दूसरा नंबर यहाँ हम देने जा रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि प्लांक कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट? प्लांक्स कांस्टेंट। कोई कहे इसका क्या होगा, तो प्लांक कांस्टेंट को आप डिनोट करते हैं किससे? H से। अब इसका भी आपको इक्वेशन आना चाहिए, विदाउट एनी इक्वेशन आप लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इक्वेशन आना आवश्यक है। तो E हम लिख दिए h/nu। ठीक है ना। अब कोई कहे इसमें E क्या है, आप गेस करिए। एनर्जी है। H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, और न्यू जो है ये इकलौता सिंबल है किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो H बराबर क्या आ गया? E/nu। अब H का डायमेंशन लिखना है, तो कहिएगा कैसे लिखे दोस्त? तो एनर्जी का आप जानते हैं क्या होता है, बोलते जाइए ml2t-2।
और फ्रीक्वेंसी का t-1। यहाँ से ये कैलकुलेशन क्या कह रहा है, mL2t-1, और ये डायमेंशन हुआ किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। कुछ इसी तरह का एक और है कांस्टेंट जो जनरली पूछा जाता है, आप इसका नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिनोट किससे करते हैं, तो यहाँ हम लिख दिए हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। ये एन नहीं है, ईटा है, एन जैसा देखने में लगता है, लेकिन सिंबल को हमेशा आप कहिएगा ईटा, जैसे थीटा, बीटा, गामा, थीटा, उसी तरह ईटा। अब यहाँ इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में इक्वेशन होता है एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर बी। अब आपसे कहा जाए कि एफ क्या है, 6 पाई क्या है, ईटा क्या है, आर क्या है, बी क्या है, तो ये तो बड़ा अंडरस्टूड मटेरियल है। 6 पाई तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इस तरह का है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसका डायमेंशन नहीं होगा। तो ईटा का डायमेंशन होगा, जिसको फाइंड आउट करना है आर रेडियस, और भी जो है वो क्या है, वेलोसिटी। आर भी वेलोसिटी है और आर जो है वो रेडियस है। अगर कोई टर्म आपको नहीं आ रहा हो तो उसके स्पेसिफिक रीजन में आपको सोचना चाहिए कि उससे क्या क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई ना कोई क्लू आपको नज़र आ जाएगा। अभी यहाँ पर ईटा का इक्वेशन लिखे तो आप ए अपॉन आर भी कह सकते हैं आराम से, है ना। तो ये ईटा का इक्वेशन हमारा बन गया। अभी इसका डायमेंशन निकालना है, मेन इशू तो डायमेंशन का है। तब यहाँ से आसानी से लिखा जा सकता है फोर्स का डायमेंशन। क्या लिखते हैं, mL2t-2, और नीचे आप mL2 नहीं, mLt-2, और नीचे r है तो r का मतलब रेडियस, ये l हो गया, और v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब lt-1। तो ईटा का डायमेंशन यहाँ से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कितना आ सकता है, ml-1, और यहाँ t ऊपर जाएगा तो आप देख सकते हैं -1 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये डायमेंशन हुआ, ठीक है ना, ml-1 t-1, ठीक है। तो मतलब हमारा ये कहना है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप लिख सकते हैं, बशर्ते कि बेसिक जो डायमेंशंस है उसको याद रखे हों और इक्वेशन आ रहा हो, ठीक है ना। बिना दोनों को काम किए हुए डायमेंशन लिखना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पहला चीज़ बेसिक जो हम पिछला लेक्चर वीडियो में आपको बताएं उसको आप माइंड में रखें, और साथ में इक्वेशन ज़रूर रखें। हालांकि इक्वेशन बच्चे को याद नहीं रहता है, जैसे आप पढ़ते जाएंगे हर टॉपिक में जाएंगे, जैसे ये टॉपिक है तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में ये आ जाएगा, ये हर जगह आता है। ये जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर, तो वो आ जाएगा। तो इस तरह से आते जाएगा। नहीं भी रहे तो इक्वेशन दिमाग में रखें तभी लिख पाएंगे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इसका डायमेंशन देखना है। शुरुआत यहीं से करते हैं। जैसे यहाँ हम ए लिख दिए, इसमें कह दिए हीट, और आपको समझदारी होगा हीट को हम लोग हीट एनर्जी भी कहते हैं। मतलब ये अल्टीमेट हुआ कि हीट जो है वो एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से, और एनर्जी का डायमेंशन तो जानते हैं mL2t-2। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये जूल का भी डायमेंशन यही होता है। कहिएगा बी नंबर में क्या है, तो दूसरा टर्म इसमें लिख रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, है ना। यहाँ जो फॉर्मूला बनता है डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बना। अब डेल्टा क्यू क्या है ये तो पता है, डायमेंशन भी पता है, एम क्या है निकालना, मास है, और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। अगर इसमें कंफ्यूज हो तो हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, टेम्परेचर। अब एस का हमको चाहिए, क्योंकि एस मेरा जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझिएगा, ये बाराती हुआ और इस बाराती का ये दूल्हा है एस,
जिसको निकालना है तो उसको एक साइड कर दिए, बाराती को दूसरे साइड, मतलब ये आइसोलेटेड स्कीम में चला गया। तो डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। अब रहा कि आप इसका डायमेंशन लिखो, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा mL2T-2 मास का m और टेम्परेचर है तो उसका केल्विन। तो एस का डायमेंशन आपको दिखा महोदय, क्या दिखा, तो कहिएगा L2T-2K-1। ये डायमेंशन हुआ किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, है ना। सी नंबर में एक टर्म और लेते हैं, इसको लिख दिए मोलर हीट कैपेसिटी। बहुत का अंतर नहीं है, आगे आप हीट चैप्टर में जाएंगे तो दोनों का मतलब आसानी से आप समझेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी इसको सी से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस से और उसको करते हैं सी से। यहाँ फार्मूला हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। और साथ में देखो भाई, ये तो क्लियर है कि कोई भी डायमेंशन आप लिखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इक्वेशन और जो बेसिक डायमेंशन का है, बार बार हम कह रहे हैं, है ना, तो बिना वो किए हुए आप इस वीडियो को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रीवियस उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर आप चाहिए क्या, सी का डायमेंशन, तो डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। अब सी का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया mL2T-2 और नीचे ये मोल है, क्या है, मोल, और ये केल्विन, एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो सी का डायमेंशन निकालना आसान बात हो गया। बोलिए मेरे साथ, क्या होगा, mL2T-2K-1 मोल -1, K-1 मोल -1, ये सी का डायमेंशन हुआ, है ना। उसके बाद अगर कोई डायमेंशन कहे और भी बताइए, तो हम यहाँ सी के बाद एक डी नंबर दे देते हैं, इसमें लिख देते हैं लैटेंट हीट। कौन हीट, लैटेंट हीट, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और यहाँ फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल लैटेंट हीट, हिंदी में इसी को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एल इक्वल टू लिखना हो तो डेल्टा क्यू बाई एम, कन्फ्यूजन ही नहीं है, डेल्टा क्यू हर जगह कह रहे हैं कि हीट एनर्जी है, तो कैलकुलेशन करते हैं तो mL2T-2 और मास का m, तो इधर L इक्वल टू क्या आया, mL2T-2, m तो कैंसिल हो गया, L2T-2। उसके बाद आप ई नंबर में आ जाओ, यहाँ लिख देते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, इसको आप बड़ा ये पॉपुलर नाम है, आप जानते होंगे, आर से डिनोट करते हैं, किससे, आर से, आइडियल गैस कांस्टेंट। और फॉर्मूला बनता है पीवी बराबर क्या, एनआरटी, है ना। अब थोड़ा सा टर्म्स का इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पी आ गया, भी आ गया, एन आ गया, आर आ गया, टी हो गया। अब पी से आप गैस में है तो पी का मतलब प्रेशर, भी का मतलब वॉल्यूम की वेलोसिटी, वॉल्यूम, क्योंकि गैस है तो गैस में वेलोसिटी का बात नहीं होगा, वॉल्यूम का बात होगा। और उसके बाद एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आर जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट खुद है, और टी जो है वो टेम्परेचर है। तो यहाँ से आपको कहा जाए इसको निकालने का तो क्या कहिएगा, देख लीजिए, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, पी वी अपॉन क्या, एन टी। अब कोई कहे कि इसका आप डायमेंशन कहो तो प्रेशर का डायमेंशन आप क्या बोलते हैं, बोलिए mL-1T-2, वॉल्यूम का L3, इसका MOL होगा, और टेम्परेचर का केल्विन, है ना। तो सिचुएशन के हिसाब से अब कोई कहे कि आर का डायमेंशन आप बताओ क्या होगा, तो यहाँ से देखिए आप लिखेंगे ML-1 और 3 है तो 2 हो जाएगा, T-2, और यहाँ लिखेंगे K-1 और मोल -1, है ना। तो ये आपका हो जाएगा किसका डायमेंशन, आर का। देखिए कोई इसमें डायमेंशन याद नहीं करना है, क्योंकि आप याद कर भी लेंगे या प्रयास भी करेंगे याद करने का
तो ये हमको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा कष्टदायी हो जाएगा और याद करने से बेनिफिट भी नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट और टेक्निक अपने दिमाग में इस तरह से सेट करिए कि आपके सामने अगर इक्वेशन दे दिया जाए तो आप डायमेंशन को आराम से लिख सकें, ठीक है ना। एक लास्ट है जो हीट से रिलेटेड है, ठीक है ना, और बड़ा वो पॉपुलर है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और यहाँ फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहाँ से आप कह सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेल्टा क्यू तो आप इससे ऑलरेडी जानकारी में है आपके, डेल्टा क्यू क्या है, स्मॉल डेल्टा टी और कैपिटल डेल्टा टी, ये दोनों टर्म बार बार आते हैं। तो स्मॉल डेल्टा टी लिखा रहे तो आप समझिएगा टाइम है, एकदम मेमोरी में सेट कर लीजिए, और कैपिटल डेल्टा टी लिखे तो समझिएगा टेम्परेचर है। तो यहाँ हम लोगों को किसका डेफिनेशन, किसका डायमेंशन निकालना है, के का। यहाँ डेल्टा क्यू हीट एनर्जी, डेल्टा टी टाइम, ए जो हो गया वो एरिया का सिंबल है, और डेल्टा टी उधर टेम्परेचर है, डेल्टा एक्स ये लेंथ का काम कर रहा है, किसका, लेंथ का। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, के का डायमेंशन लिखना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और नीचे आ जाएगा ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो कैलकुलेशन कहता है कि आप डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा एक्स बाई ए डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, एक स्मॉल और एक कैपिटल। अब के की डायमेंशन की बात करें तो बड़ा आसानी से लिख सकते हैं, एनर्जी का हो गया ml2 t-2, और डेल्टा एक्स लेंथ है, नीचे एरिया है तो L2, डेल्टा टी टाइम है तो T, और डेल्टा टी टेम्परेचर है तो इसको कह दीजिए, ठीक है ना, केल्विन। तो अब ये कैलकुलेशन आप करिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम टी ऊपर जाएगा, एल एक एल बच जाएगा, एम एल टी ऊपर जाएगा, t-3 k-1। तो ये जो हुआ ये डायमेंशन हुआ। अच्छा एक चीज़ और, हम इसको एक के का डायमेंशन हुआ। एक बात और इसमें आपको कहेंगे, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है विद्यार्थी लोगों को, और वो ये डिसीजन नहीं कर पाते हैं कभी कभी कि हर इक्वेशन, चूँकि ज़रूरी नहीं है कि के से एक ही इक्वेशन बने, बहुत सारा इक्वेशन है जिसमें के इन्वॉल्व होगा, और वहाँ से भी डायमेंशन निकालेंगे तो यही आने वाला है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, घूम फिर के डायमेंशन यहीं आएगा, ठीक है ना, और डायमेंशन चेंज होने वाला नहीं है। 2 पॉइंट डिस्कस कर चुके, तीसरा पॉइंट पर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखे हुए हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला टर्म इसमें हम लोग लेते हैं चार्ज। फर्स्ट टर्म क्या लिए, चार्ज। चार्ज को किससे डिनोट करिएगा, क्यू से, है ना, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होता है। चार्ज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्यू बराबर आई टी, इक्वेशन। तो क्यू इक्वल टू आई टी हो गया। आप कोई कहे कि क्यू का आप बताइए डायमेंशन क्या होगा, है ना, तो आई का आप क्या लिखते हैं, डायमेंशन, आई का कैपिटल आई, और टाइम का क्या, कैपिटल टी। तो ये आई टी हो गया। या फिर आप कह सकते हैं कि यही कूलम्ब का भी डेफिनेशन है, किसका, कूलम्ब का, है ना। इसका डेफिनेशन, इसका आप डायमेंशन सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आई टी कहें या कूलम्ब का भी डायमेंशन कहें, एक ही बात है, ठीक है ना। बी में आ जाते हैं, इसको लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा टर्म क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आपसे डायमेंशन कहा जाए लिखने के लिए, तो पहले यहाँ इक्वेशन हम बोले हैं कि जब भी आपको
डायमेंशन लिखना हो तो सबसे पहले क्या लिखना होता है इक्वेशन, U/Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U/Q। और आपको बता दें कि U एनर्जी है ना, तो U एनर्जी है और Q तो चार्ज है। U एनर्जी है और Q क्या है, चार्ज है। तो एनर्जी का डायमेंशन तो आप जानते होंगे क्या होता है, mL2T-2 और Q का डायमेंशन IT है ना। अगर ऊपर आप इसको लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा mL2T, ऊपर जाएगा तो T-3I-1 है ना। ये डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब चलते हैं इससे आगे, ठीक है ना। इससे आगे अगर बढ़े हम तो डायमेंशन का अगला पड़ाव C नंबर में हम आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया है ना, चार्ज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे कोई कहे कि वोल्ट का डायमेंशन क्या होगा, किसका, वोल्ट का, तो आप कहिएगा यही होगा वोल्ट का डायमेंशन है ना, क्योंकि वोल्ट इसका यूनिट होता है, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सी में आते हैं, यहाँ लिख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका डायमेंशन आपको लिखने के लिए कहा जाए ई का, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा दोस्त, फॉर्मूला सबसे पहले ए बराबर QV। फार्मूला तो बहुत सारा है लेकिन ये फार्मूला को आप यूज़ करेंगे, ए बराबर QV। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, F/Q। अब कोई कहे ई का डायमेंशन आप निकालो, है ना, ई का डायमेंशन निकालना आसान बात है। फोर्स का क्या होगा, mLT-2 और Q का क्या होगा, IT। तब ई का कैलकुलेशन क्या कहिएगा, mLT-3I-1। ये ई का डायमेंशन हुआ। सी के बाद आप डी में आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो ही गया। एक और है जिसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ क्या, फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिनोट किया जाता है, ये किसका सिंबल है, एप्सिलॉन का। इसमें 0 लगा दीजिएगा तो कहिएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका सबसे पहले इक्वेशन आपको जानना होगा। बोलिए, इक्वेशन पता है तो ये हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन क्या, R²। यही इक्वेशन होता है। अब आप देख सकते हैं ये 4 पाई कांस्टेंट है ना। Q1 और Q2 चार्ज है, ऐसा आपको पता होगा कि यूनिवर्स का कोई भी दो सिमिलर या डिसिमिलर चार्ज हो, है ना, तो सिमिलर चार्ज और डिसिमिलर चार्ज जो है वो सिमिलर चार्ज रिपल्सन करता है और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्शन। इसके बीच के सेपरेशन को हम R मान लेते हैं। अगर इसको डिसिमिलर चार्ज मान लें तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वही फोर्स का ये वैल्यू है। कूलम साहब दिए, इसको कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कोई भी डायमेंशन लिखना हो तो पहले इक्वेशन से आपको वाकिफ़ होना होगा, तब डायमेंशन पर वर्क कर सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की बात करो बाबू, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ लिखने से पहले आपको जो इक्वेशन आया वो क्या आया, 1/4 पाई और Q1 Q2 अपॉन FR², है ना। तो अब ये कैलकुलेशन करिएगा तो आपको क्या नज़र आएगा वो देखिए। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डेफिनेशन डायमेंशन क्या नज़र आएगा, तो यहाँ से कहिएगा एप्सिलॉन नॉट। अब जो नज़र आया वो ये हुआ कि 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ नहीं होगा। इसका IT आ गया और इसका भी क्या हुआ, IT। और नीचे फोर्स का
ml-T-2 और इसका आप लिखेंगे L2। तो कैलकुलेशन क्या कहता है देखिए, आप m को ऊपर ले जाइएगा -1, L ऊपर जाएगा -3, T ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, I पर पावर 2 हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा किसका डायमेंशन हुआ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। अगला जो है वो है, यहाँ से लिख सकते हैं डी के बाद ई नंबर में, इसको कह दिए रेसिस्टेंस या रेसिस्टर, रेसिस्टेंस कहिए या रेसिस्टर कहिए। अब ये रेसिस्टेंस का फार्मूला आपको पता होगा, V = IR होता है। इसको ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। कौन लॉ है ये, ओम्स लॉ। अब ये इक्वेशन जब तक नहीं रहेगा तब तक V का R का डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। तब R का डायमेंशन क्या लिखेगा, V/I। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, कितना आया है, ml2 T-3 I-1 और नीचे I है। तो R का डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये ऊपर जाएगा ml2 T-3 I-2। और कोई कहे ओम का डायमेंशन क्या होगा, तो नो डाउट कहिएगा यही होगा। और ये क्यों, क्योंकि ओम का यूनिट जो है ना, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम है। अगला एक और एग्जाम्पल और लास्ट है इसके लिए, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस, और डिनोट करते हैं C से। इसका इक्वेशन होता है Q = CV, Q = CV। तो C = Q/V, Q का IT हो गया, और V तो आप समझते हैं, फिर वही पोटेंशियल है ml2 T-3, ml2 T-3, और फिर लिखेंगे I-1। अब इसका कैलकुलेशन अगर आप कर देते हैं तो C का डायमेंशन आपको दिखने लगा, m-1, L को ऊपर ले जाइए L-2, T को ऊपर ले जाइएगा T पर पावर 4, है ना, T पर पावर 4 हो जाएगा, और I ऊपर जाएगा तो I पर पावर 2 हो जाएगा। इसको अगर कहें तो फराड का भी आप डायमेंशन कह सकते हैं, फराड का। इसको डिनोट करते हैं F से, है ना। तो मतलब ये हुआ, ये डायमेंशन का लिस्ट हो गया। इससे पहले हम आपको बताए, अभी इसको बता दिए, ठीक है ना। 3 नंबर एक और है डायमेंशन का लिस्ट जो कि यूज होता है, ठीक है ना। और ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये कंपटीशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में सभी जगह पूछा गया है ना। इसलिए हम पहले आपको बताने के बाद वार्न किए थे कि आप इसमें जब वीडियो को वॉच करेंगे तो पीछे जितना आपको पढ़ाया गया उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। एक और है, उसको देख लेते हैं। तो लास्टली हम लोग देखते हैं डायमेंशन रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, है ना बुआ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहला टर्म लिए मैग्नेटिक फील्ड। कौन टर्म है ये, मैग्नेटिक फील्ड। और जानकर आपको दिक्कत नहीं होगा कि इसको B से डिनोट करते हैं। किससे, B से। फॉर्मूला होता है हम बोले हैं जब भी आपको डायमेंशन लिखना हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर्मूला, और पीछे का जो डायमेंशन आपको बताया गया है। तो ये बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, QVB। हालांकि फॉर्मूला आपको हम पूरा बता दें तो ये बराबर होता है Q × V×V। लेकिन अभी हम क्रॉस वगैरह पर या वेक्टर पर कोई फोकस नहीं करना चाहते, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। तो F तो आप जानते हैं फोर्स है, Q भी जानते हैं चार्ज है, V यहाँ जो है वो वॉल्यूम के रोल में नहीं है, वेलोसिटी के रोल में है। इसलिए हम लिख दिए। B के बारे में तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फिर यहाँ दुल्हा को अलग कर लेते हैं, बाराती अलग हो गया। देख लीजिए, कहने का सेंस कि जिसको निकालना है उसको एक साइड और बाद बाकी को दूसरे साइड। तब यहाँ से B का डायमेंशन फोर्स का क्या होगा, ml2 T-2, ml-T-2, और Q का IT, और वेलोसिटी का LT-1। तो ये जो कैलकुलेशन होगा
एल तो ख़त्म हो गया, टी भी ख़त्म हो गया, तो एक टी ऊपर बचा I-1, है ना। और कोई कहे कि टेस्ला का डायमेंशन क्या होगा, तो आप कहिएगा कि टेस्ला का भी डायमेंशन यही होगा, टेस्ला। क्यों? क्योंकि टेस्ला जो है ये यूनिट है, किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। बी नंबर में आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बाद यहाँ से लिख दिए परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ बी नंबर में आ जाते हैं। इसमें लिख दिए परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ क्या? फ्री स्पेस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? म्यू नॉट से। देखिए म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और यहाँ जो फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट I/4πD। और आप ये समझ लीजिए I के बारे में तो पता होगा, करंट है। D में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो ये सेपरेशन का दीजिए, दैट मीन्स डिस्टेंस जो है वही D है ना। तो अब यहाँ म्यू नॉट को लिखना है तो क्या कहेंगे? 4πβ B बाई क्या? I हो जाएगा। और आप तो पता है, आप इस बात का जानकारी रखते हैं, है ना, कि 4π जो है वो कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसलिए उसका डायमेंशन नहीं होगा। B का आपके सामने है MT-2, है ना, और I-1 और बाई I। तो अभी कैलकुलेशन कहता है कि ये हो जाएगा MT-2 I-2, है ना। ये म्यू नॉट का डायमेंशन हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म है, यहाँ हम लिख देते हैं इंडक्टेंस। क्या लिख दिए? इंडक्टेंस। और इसको डिनोट करते हैं किससे? एल से। जैसे आप कैपेसिटेंस को C से डिनोट कर रहे थे, रेसिस्टेंस को R से डिनोट कर रहे थे, उसी तरह इंडक्टेंस को किससे करिएगा? L से। और यहाँ फॉर्मूला होता है U बराबर ½ Li², है ना। तब यहाँ L का कोई कहे डायमेंशन क्या होगा, तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी रहे उसका डायमेंशन नहीं होता है। अब यहाँ से आ जाइए, तो L का डायमेंशन लिखना है। तो यहाँ L तो ठीक है, 2 का कोई डायमेंशन होगा? नहीं होगा। और ये क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन आप जानते होंगे, कितना होता है? mL2T-2। और I करेंट है, ये I2 हो गया। तो L का डायमेंशन क्या आया? mL2T-2 I-2, यही आया। और हम कहेंगे, याद रखिएगा, ऐसे हेनरी का भी डायमेंशन कोई कहे तो आप कहिएगा यही होगा, हेनरी, है ना, क्योंकि इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। रेसिस्टेंस का जिस तरह से ओम है, कैपेसिटेंस का जिस तरह से फराड है, उसी तरह इंडक्टेंस का हेनरी है। उसी तरह का एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। और एक लास्ट यहाँ हम कह दे रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इसका आपसे डायमेंशन करें क्या होगा? 5B। तो यहाँ कहिएगा V बराबर होता है 5B/T। तो 5B बराबर हो जाएगा V × T। और V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, U/Q × T, है ना। अब यहाँ से 5B की बात करें या 5B के डायमेंशन का, तो ये आ गया mL2T-2, क्योंकि U एनर्जी है और टाइम का T और नीचे Q का IT, तो T कैंसिल। तो 5B का आपको डायमेंशन दिखा। और क्या दिखा? mL2T कैंसिल हो गया, T-2 I-1। और यहाँ इसको आप वेबर भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वेबर का डायमेंशन कोई कहे तब भी आप वही कह सकते हैं, ठीक है ना।
तो इतना हुआ। इतना से कम एक बात आपको हम आसानी से कह सकते हैं कि अगर आप डायमेंशन का लेक्चर वीडियो देख लिए हों और ये जो लिखे हैं इसको बढ़िया से अगर समझ लिए हों, तो उम्मीद यही रखते हैं और गारंटी भी देते हैं कि आपको कहीं डायमेंशन किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, जो कि केवल डायमेंशन लिखने को रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना बताए हैं वो सब के सब बूस्टिंग मटेरियल है, एकदम लगाएंगे तुरंत का तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप इस पर ध्यान देंगे और इस पर कार्रवाई जारी रखेंगे। पीछे का जो वीडियो है उसको देख लेंगे और तब इसको समझेंगे। इसके बाद अब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि अलग वैरायटी के होते हैं, डायमेंशन के ही होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को अब देखने का वक्त आ गया है। वैसे प्रॉब्लम्स को 2 डायमेंशन का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से उसको बनाया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और एक और है डिड्यूसिंग रिलेशन एमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी। तो उसको हम लोग लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक इसको देखिए, एंजॉय करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइबर की संख्या बढ़वाइए, है ना, और ध्यानपूर्वक लेक्चर वीडियो को देखते रहिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तब तक हम लोग अगला वीडियो लेकर आएंगे, उसमें एप्लीकेशंस होगा यूजेज ऑफ डायमेंशन का, कि डायमेंशन को यूज़ कैसे करते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड लव यू अगेन।